नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है भारत मंथन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एक पेपर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का डिस्कस किया था, उसी क्रम में हम आगे जो अभी पेपर हुआ है माइनिंग इंस्पेक्टर का, इसके जो शुरुआत के 50 क्वेश्चन जो कि हमारे एमपी से संबंधित करंट अफेयर और आईसीटी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चूँकि अपडेट आ भी चुकी है, 26 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स है और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी 3 फेज़ में आयोग के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के का जो पहला पेपर होता है, उसमें भी हमें 50 क्वेश्चंस जो हैं वो एमपी, आईसीटी, करंट अफेयर और जनजाति से संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो सिविल अ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिविल का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो 10 यूनिट्स हैं, उनका जो पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न है लगभग-लगभग इन्हीं पे आधारित होता है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हुए उनकी तैयारी करेंगे, साथ ही साथ जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, वो इससे अपने आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, दिनांक 14 मार्च 2025 को किसने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? इस में 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए कीर स्टारमर, ऑप्शन बी जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन सी मार्क कार्नी, ऑप्शन डी स्टीफन हार्पर। चूँकि 14 मार्च का इन्होंने पूछा हुआ है, तो इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, दिनांक 4 जनवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका जो सही आंसर है, इसका वो ऑप्शन सी नई दिल्ली है। जो आयोग के द्वारा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादातर करंट ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा पिछले ईयर में क्वेश्चंस जो घटनाएँ होती ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप जब कभी भी करंट अफेयर पढ़ें, तो करंट ईयर का पूरा करंट तैयार करें, साथ ही साथ पिछला जो ईयर है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ या कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव जैसे ये हुआ है या कोई समिट्स हो रही है, तो उनको ज़रूर से आप देख के जाएँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी 2025 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश को स्वर्ण, रजत और कांस्य कितने प्राप्त हुए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल मध्य प्रदेश ने इस खेल में जीते हैं। ये हम जानते हैं कि हर साल राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो किया जाता है, तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश का जो योगदान है, वो इन खेल गतिविधियों में लगातार बढ़ते भी जा रहा है और हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, वो अब ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनमें आप नाम जानते भी हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा गूगल एप्लीकेशन किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउज़र में ही सर्वेक्षण बनाने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए गूगल शीट्स, ऑप्शन बी गूगल स्लाइड्स, ऑप्शन सी गूगल फॉर्म्स, ऑप्शन डी गूगल डॉक। चूँकि आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ समय से जो आईसीटी के क्वेश्चन्स हैं, थोड़े-से डीप पूछे जा रहे हैं। तो अब तैयारी करें तो थोड़ा-सा एआई और गूगल जो बहुत सारे ऐप्स वगैरह होते हैं, उनको भी ज़रा ध्यान में रखते हुए और उनके डीप नॉलेज के साथ में इसकी तैयारी करें, तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना लगभग-लगभग 100% हो जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है, वो ऑप्शन सी गूगल फॉर्म्स है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन इंटेलिजेंस शामिल है, जो एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करती है, जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता या ऑप्शन डी कृत्रिम उन्नत बुद्धिमत्ता। चूँकि ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा बोल रहा है कि लगभग-लगभग जिस प्रकार से मनुष्य काम करता है, लगभग-लगभग उतनी ही इंटेलिजेंस के साथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तो कौन-सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता, तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक वगैरह का यूज़ करते हैं, जिनमें हम कमांड जितनी देते हैं, वो उतना ही हमें आंसर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता, कि लगभग-लगभग मानव के सदृश ही ये काम करता है कि तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता लगभग-लगभग मानव की इक्विवेलेंट होती है। अति बुद्धिमत्ता की अगर बात की जाए, तो ये मानव से बियॉन्ड चला जाता है, जिसमें ये खुद से ही कुछ क्वेश्चन्स को जनरेट करेगा, खुद ही जो तर्क करने की क्षमता होगी, वो एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले ज़्यादा होती है। और उन्नत बुद्धिमत्ता इससे भी ज़्यादा एडवांस में चला जाता है, चूँकि जो क्वेश्चन है, वो हमसे पूछा गया है कि हर स्तर पर मनुष्य के जितना ही स्मार्ट है। तो इसका सही आंसर जो होगा, वो ऑप्शन बी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स
का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क। इसमें 2 ऑप्शन जो उसे दिए हैं कि ऑप्शन ए सेंसर युक्त भौतिक उपकरण, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम जानते हैं कि आईओटी जो काम करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्मार्ट फैन है, तो उसमें सीधी-सी बात है कि कुछ सेंसर उसमें लगा होगा जो कि कमांड को या निर्देश को पकड़ेगा, और सॉफ्टवेयर उसके अंदर एक ऑलरेडी इनबिल्ट होता है जो कि उस कमांड के आधार पे जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको अप्लाई करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों ही होगा। ये हम देखते भी हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर होते हैं उनमें अधिकांशतः क्वेश्चनों के आंसर आपको अगर इस फॉर्म में आता है कि ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ज़्यादातर यही सही होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप लगभग-लगभग सी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की एग्री-स्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान था? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? ये हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कुछ सालों से कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, और फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में जो है मध्य प्रदेश इस समय देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम है। अगला क्वेश्चन, संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी? 2015 में, 2016 में, 2017 या 2018? इसका जो आंसर है सीधा सा 2018 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक संपूर्ण ई सरकार समाधान प्रदान करती है? ऑप्शन ए, ग्रामीण सड़कों के लिए एक्सेस परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी जियो रीच, ऑप्शन सी जन आकांक्षा, ऑप्शन डी ई मार्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो ई मार्ग है, चूंकि ये सड़कों से संबंधित है, और ऑप्शन डी जो है वो ई मार्ग मतलब रास्ते से संबंधित ही बता रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत सर्किट का उपयोग जिसने कंप्यूटर की गति और दक्षता में भारी वृद्धि की, सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ? इसमें आईसी चिप की बात की गई है। चूँकि आप जानते हैं कि जब कंप्यूटर का विकास हम पढ़ते हैं तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं। जिसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई लेकर हम आ चुके थे, और पाँचवीं पीढ़ी में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट लेकर आ गए हैं। चूँकि इन्होंने आईसी चिप की बात की है, तो जो ऑप्शन बी है तीसरी पीढ़ी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जनजातीय योद्धा टांट्या मामा किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, और हमारे अध्ययन के क्रम में ये लगातार आता रहता है कि जो हमारे महान योद्धा रहे हैं टांट्या मामा, ये भील जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए भील इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का शहीदी स्थल। हम ये जानते हैं कि 1564 का जो युद्ध हुआ था रानी दुर्गावती और अकबर की सेना के बीच में, और चूँकि रानी दुर्गावती हमारे गोंडवाना क्षेत्र से एक प्रसिद्ध गोंड शासिका रही है, और आसफ खां के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था, तो अपनी अपनी आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा अस्मिता की रक्षा करते हुए इन्होंने स्वयं कटार भोंककर अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये जो घटना हुई थी वो नरई नाला का जो युद्ध कहते हैं हम, वहाँ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी नरई नाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में गदली नृत्य किस जनजाति की महिलाओं से संबंधित है? भील, गोंड, कोरकू या बैगा? जो ये गदली नृत्य है ये अक्सर भील जो जनजाति है उनकी महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भील है। अगला क्वेश्चन, मंडो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? पारधी, कोरकू, गोंड या भारिया? मंडो जो प्रथा है वो एक प्रकार का उत्सव है जो कि कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी कोरकू है। अगला क्वेश्चन किताबों से संबंधित है कि कलम की तलवारें किस आदिवासी कवियत्री की रचना है? उषा किरण अत्तराम, सावित्री नेताम, मुन्नी टेकाम या लता मरकाम? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है उषा किरण अत्तराम के द्वारा है। बुकों से संबंधित हम देखते हैं कि अक्सर लगभग संभावना होती है कि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो भी करंट में फेमस किताबें रही हैं, और कुछ पुरानी किताबें भी ऐसी रहती हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, तो आप उन किताबों का जरूर से जरूर ध्यान रखें, और उनके जो राइटर्स होते हैं उनको जरूर से याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भील जनजाति में गल देवता की पूजा किस अवसर पर की जाती है? रक्षाबंधन, होली, दीपावली या हरियाली अमावस्या? इसका जो सही आंसर है वो होली। ये हम जानते हैं कि भील जनजाति में जो भगोरिया त्योहार मनाया जाता है
उस अवसर पर ये जो इनके देवता रहते हैं, गल देवता, इनकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, बैगा जनजाति में गुदना गोदने वाली स्त्री कहलाती हैं? बदरीन, गोदनी, गोदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी गोदनी सही है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद MAPCET का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, जनजातीय वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। ऑप्शन सी, जनजातीय वर्ग के युवाओं को शिक्षा के अवसर सुलभ कराना। या ऑप्शन डी, जनजातीय वर्ग के युवाओं को आवास उपलब्ध कराना। चूंकि रोजगार एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, और अगर हम चारों में से देखें तो जो पहला ऑप्शन है वो सीधा सीधा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित ही बता रहा है। जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन में ही निहित होते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके आधार पे चारों ऑप्शन में से देखें कि सबसे एप्रोप्रिएट जो वर्डिंग है वो क्वेश्चन के साथ में किसकी मैच हो रही है, तो अक्सर वही इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 कौन-सी जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए, गौंड, भील, बैगा। ऑप्शन बी, बैगा, कोल, कोरकू। ऑप्शन सी, गोंड, भारिया, भील। या ऑप्शन डी, बैगा, भारिया, सहरिया। इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम जब हम पढ़ते हैं तो पीवीटीजीस के बारे में स्पेशली एक कॉलम आता ही है हर बुकों में। तो बैगा, भारिया और सहरिया इसका सही आंसर है। ये बहुत अति पिछड़ित जनजातियों में शामिल हैं। इनके लिए सरकार के द्वारा लगातार नई-नई योजनाएँ और काम किए जा रहे हैं, और इनको मुख्य धारा में लाने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इन जनजातियों के संबंध में आप विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सीधा-सीधा मेंस में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं? इसका सीधा सही सा आंसर है ऑप्शन सी, भील। ये हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति, सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस खगोल शास्त्री गणितज्ञ से है? भास्कर आचार्य द्वितीय, आचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट या श्रीधराचार्य? चूँकि कायथा ये उज्जैन के पास में ही है, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पिछले साल भी पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ये ताम्रपाषाण स्थल के रूप में भी है, और ये जो स्थल है वो आचार्य बरहामीर के जन्म से संबंधित है, जिसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। 22वां क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी पूछा गया था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महायज्ञ को कहाँ पे संपन्न किया? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन सही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मालवा अखबार के शुरुआती संपादक कौन थे? पंडित प्रेम नारायण, पंडित ओम प्रकाश, पंडित रविशंकर व्योम या पंडित राधेलाल शास्त्री? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पंडित प्रेम नारायण है। ये मालवा जो अखबार है वो 1839 के आसपास इंदौर से ये प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी उर्दू समृद्ध भाषा का ये पहला अखबार माना जाता है। अगला क्वेश्चन महाराज छत्रसाल से संबंधित है। महाराज छत्रसाल के पिता का क्या नाम था? वीर सिंह देव, विक्रमजीत, चंपत राय या मधुकर शाह? हम जानते हैं कि चंपत राय जी के द्वारा चंदेरी में चंदेरी वाले जो क्षेत्र में है इस वंश की स्थापना की गई थी, और इनके जो पुत्र थे महाराज छत्रसाल, लगभग 1675 में इन्होंने गद्दी को संभाला, और एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। और इनके संदर्भ में कहानियाँ भी हम जानते ही हैं कि पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने जब युद्ध हुआ था, जब मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण हुआ था यहाँ पे, तब इन्होंने मदद माँगी थी और बाजीराव प्रथम के द्वारा एक मदद प्रदान की गई थी। तो इसका जो सही आंसर क्वेश्चन था वो चंपत राय है। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? मोहम्मद सलीम, खुसरो, वीर सिंह बुंदेला या मधुकर शाह? तो ये भी हम जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो वीर सिंह बुंदेला है, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला जो अकबर के पुत्र थे, जहांगीर उनके परम मित्र थे, और जहांगीर के कहने पे ही वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्न में से कौन-सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शामिल है, शामिल नहीं है, ये जो नहीं वर्ड होता है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जब कभी भी आप पेपर लगाएँ, ताकि स्पष्ट रहे कि पूछा क्या गया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ये शब्द नहीं पढ़ते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी अर्जुन,
ऑप्शन डी जामुन। जो सागौन है, अर्जुन है और जामुन है, ये मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। जो चीड़ का वृक्ष होता है वो हमें ठंडे इलाकों में मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी चीड़ होगा, चूंकि उन्होंने नहीं पूछा है इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा के पठार में या नर्मदा घाटी में? चूंकि हम जानते हैं कि नर्मदा जो घाटी है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी और लगभग काली मिट्टी का जो समावेश है। मालवा का जो पठार है वो पूरा का पूरा काली मिट्टी से समृद्ध है, जहाँ पे हमें काली मिट्टी के तीनों ही स्तर प्राप्त होते हैं। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें मुख्यतः लाल मिट्टी और कुछ मात्रा में दोमट मिट्टी भी प्राप्त होती है। जो बघेलखंड का क्षेत्र है वो हमें लाल पीली मिट्टी के रूप में मुख्यतः यहाँ पे पाई जाती है। चूंकि ये क्षेत्र जो है वो चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और लाल पीली मिट्टी जो है वो चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बघेलखंड है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या समतापमंडल? चूंकि ये हम बचपन से ही स्कूली एजुकेशन से ही पढ़ते आते हैं कि वायुमंडल के स्तरीकरण का जो क्वेश्चन है वो लगातार हम पढ़ते ही जाते हैं, तो उसका सही आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी क्षोभमंडल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? हम ये जानते हैं कि सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ पे व्याप्त हैं। और चूंकि उन्होंने पूर्वी हिस्सा पूछा है, मतलब आपको इस बार का इस साइड का जो हिस्सा है इसके बारे में बताना है। पश्चिमी हिस्सा ये है जो कि राजपीपला से शुरू होता है, और अखरानी, बीजागढ़ और असीलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो हमें पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई देती हैं। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे हमें ग्वालीगढ़ की जो श्रेणियां हैं वो दिखाई देती हैं, जिसका अधिकतम विस्तार हमें महाराष्ट्र के राज्य में दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ग्वालीगढ़ की श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच किस घाटी से गुजरती है? इसका सीधा स्पष्ट सा आंसर है विभ्रंश घाटी। ऑप्शन ए सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं, और इनका जो प्रवाह है वो हमें पश्चिम की ओर दिखाई देता है। इन दोनों नदियों की आप लंबाई, इनकी जो सहायक नदियां हैं उनको जरूर से याद याद रखें, क्योंकि आयोग के द्वारा ये नर्मदा नदी के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, इनका जो पदकाल होता है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। कई बार 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कई बार 4 साल के लिए भी बनाए जा सकते हैं। तो जितना भी मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है वही इनका कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, संसद या फिर राष्ट्रपति? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी संसद है। चूंकि वेतन का निर्धारण कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना दिया जाएगा, ये संसद से पास होता है, और इनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से इनको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन 33। 2019 से लेके 21 में मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी हेड काउंट अनुपात कितना था? 25%, 30%, 20.63% या फिर 15.01%? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 20.63% है। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 35.2, 45.4, 41.3 या 60.6? इसका जो सही आंसर है वो 41.3, ऑप्शन सी सही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जितने भी डेटा हैं आप उसको याद करके जाएं, जैसे कि मातृ मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, और जितने भी जो रोग से संबंधित कुछ जानकारियां उस रिपोर्ट में दी गई हैं, उसको आप जरूर से परसेंटेज के आधार पे याद करें। और खासकर दशमलव के बाद जो संख्या दी जाती है उसमें एटलीस्ट एक संख्या को आप जरूर याद रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई 41.3, 41.6, 41.9 कितना है, तब हमें परेशानी जा सकती है। तो एटलीस्ट 0.1 जो उसके बाद एक डिजिट दी गई है उसको आप जरूर से याद रख लें। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील के लिए निर्धारित शुल्क कितना है? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 50 रुपए है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? ग्वालियर, जबलपुर, चंबल या रीवा? हम जानते हैं कि ग्वालियर में 5 हैं, जबलपुर में लगभग 9 हैं, चंबल जो है इसमें 3 है और रीवा में लगभग 5 जिले हैं। अब शायद 6 हो चुके हैं इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो चंबल होगा। इसमें टोटल 3 जो जिले हैं वो समाहित हैं,
भिंड, मुरैना, श्योपुर। 3 जिले वाले जो अन्य संभाग हैं, जैसे कि नर्मदापुर संभाग है और शहडोल संभाग भी 3 जिले वाले हैं, जिनमें सबसे कम जिले हैं। तो ये 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें सबसे कम जिले शामिल हैं, तो आप इनके भी जिले याद रखें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 10 अभी संभाग हैं, तो 10 संभाग में टोटल कितने जिले हैं, तो उनको आप ज़रूर याद रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से 5 जिले इनमें से किस संभाग में आते हैं या 7 जिले किस संभाग में आते हैं, तो हमें उस क्वेश्चन में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 37, मुहासा बावई मध्य प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र एवं परिधान निर्माण केंद्र, विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल ऊर्जा निर्माण केंद्र, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योग केंद्र के लिए। चूंकि वस्त्र और ऑटोमोबाइल से संबंधित हम देखते हैं कि बाबई के आसपास तो नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन जो बी है विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण औद्योगिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योग क्षेत्र। चूंकि खाद्य प्रसंस्करण भी यहाँ पे बाबई के आसपास डेवलप है, फूड पार्क की स्थापना यहाँ पे की भी जा चुकी है। कृषि के क्षेत्र में भी ये जो क्षेत्र है वो डेवलप हो चुका है। लेकिन मुहासा की बात की जा रही है, और अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो यहाँ पे विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो उपकरण हैं उनके लिए निवेश यहाँ पे आकर्षित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का, वो ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस जिले में मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या खंडवा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी खंडवा सही है। यहाँ पे जो मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है वो यहाँ उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश पंचायत अनुबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार नियम 2022 के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 5, 7, 9 या 15? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 5, कम से कम 5 सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समावेशी एवं व्यापक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशनों में शामिल नहीं है? गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, अन्नदाता मिशन या स्वच्छ भारत मिशन? चूंकि ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्होंने पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन इसका सही आंसर है। 41, पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल कहाँ है? बुरहानपुर, महेश्वर, माहिदपुर या रावरखेड़ी? हम इनके बारे में जानते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वो सभी पेशवाओं में सबसे महान पेशवा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे रहे। इनका जो कार्यकाल है 1720 से लेकर 1740, और ये एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े हैं और लगभग 40 के 40 ही युद्ध जीते हैं। एक भी युद्ध में इनको हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन देखा था कि महाराजा छत्रसाल से संबंधित, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने बाजीराव प्रथम की सहायता ली थी जब मोहम्मद खां वंगस का आक्रमण हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो ये पेशवा जो है वो एक महान व्यक्ति रहे हैं, उनके संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, तो जब भी आप पढ़ें तो इनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो एकत्रित करें। तो इसका जो सही आंसर है, चूँकि इनका जो जो डेथ हुई थी वो खरगोन के पास रावड़खेड़ी में हुई थी, और यहीं पे इनका समाधि स्थल बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 42वां, लिव्स फ्रॉम द जंगल लाइफ इन अ गॉन्ड विलेज के लेखक कौन है? आर एन बैरवा, बैरियर एल्विन, अमृतलाल बेगड़ या राजेंद्र माथुर? इसका जो आंसर ऑप्शन बी बैरियर एल्विन है। हम यहाँ जानते हैं कि जो बैरियर एल्विन है उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में बैगा और गोंड जनजाति, इनके संबंध में भील जनजाति के संबंध में बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो एटलीस्ट आप इनकी जितनी भी किताबें हैं उनको एक बार आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए उमाकांत शर्मा एवं त्रिभुवन तिवारी, ऑप्शन बी त्रिभुवन तिवारी एवं भैरव प्रसाद उर्मालिया, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद उर्मालिया एवं कांता प्रसाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर आप सभी लोगों ने त्रिभुवन तिवारी का नाम तो पढ़ा ही होगा, और इस हिसाब से जो 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आते हैं, लेकिन जो भैरव प्रसाद उर्मालिया थे, वो साथ में इनके थे, तो उसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। निमाड़ के लोक कला पगलिया पद चिन्ह का संबंध किस अवसर से है? नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के दौरान या फसल उत्पादन पर? चूँकि जो पगलिया है वो जब शिशु का जन्म होता है उस अवसर पर ये एक प्रकार की अ, छाप कला से संबंधित है, तो ये ऑप्शन जो ए है वो सही है। राजा मर्दन सिंह निम्न में से कहाँ के शासक थे? साहागढ़, बानपुर, मंडला या रामगढ़? राजा मर्दन सिंह का नाम आपने पढ़ा होगा, 1857 की जो क्रांति रही है, इसके पहले जो बुंदेला विद्रोह 1842 का हुआ था, उसमें भी इनका नाम आता है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जो बानपुर चंदेरी की जो रियासत थी, ये यहाँ से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
66.11, 69.32, 67.68, 70.03। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी 69.32 है। ये साथ जानते ही हैं कि भारत का अगर हम देखें साक्षरता दर तो लगभग 73% हमें दिखाई देती है। 47वां क्वेश्चन, 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन था बिहार से कम, महाराष्ट्र से कम, उत्तर प्रदेश से कम या हिमाचल प्रदेश से कम। चूंकि मध्य प्रदेश लगातार गेहूं के उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी जो कुल उत्पादकता है वो हमें उत्तर प्रदेश से कम दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश का जो गेहूं के क्षेत्र उत्पादन है वो सर्वाधिक है। तो उसका ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट पाया जाता है? बालाघाट, टीकमगढ़, मंडला, झाबुआ। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी टीकमगढ़ सही है। इस पायरो जो फिलाइट है वो इसके अलावा हमें छतरपुर, शिवपुरी जैसे जिले हैं वहां पे भी दिखाई देता है। खनिज से संबंधित क्वेश्चंस लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं सरकार के द्वारा, जिनमें कई बार उनकी रैंकिंग भी पूछी जाती है कि कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है, लोहे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, मैंगनीज, बॉक्साइट, हीरा इत्यादि के संबंध में। तो आप इनकी रैंकिंग को, जो नवीन सर्वेक्षण आता है कि हर साल जो निकलता है कि इन इन स्टेट्स का स्थान इन इन खनिज में ज़्यादा है, कौन से स्थान पर है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी निकाला जाता है कि कौन-कौन से मिनरल कहाँ-कहाँ निकल रहे हैं और किन-किन मिनरल्स में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है। तो आप इससे जो तालिका है उसको ज़रूर से याद कर लें। अगला क्वेश्चन बॉक्साइट से संबंधित है कि बॉक्साइट उत्पादन का नागौर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जबलपुर, सीधी, सतना या उमरिया? अधिकांश लोग जानते हैं कि जो नागौर का क्षेत्र है वो सतना में आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन, मटियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मुरैना, ग्वालियर, दतिया या मंडला? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मंडला है, जो कि मटियारी नदी पे ही स्थित है। ये सिंचाई परियोजना बांध से संबंधित क्वेश्चन अक्सर और नदी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे ही जाते हैं। तो आप जितनी भी परियोजनाएं हैं, बांध है और नदियों से संबंधित जानकारी है कि कितनी लंबाई है, कौन-कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, कहाँ पे इनका निकास होता है, तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसको आप ज़रूर से देखें, और क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनी ही रहती है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था माइनिंग ऑफिसर का, ये हमने डिस्कस किया और आपने देखा भी है कि जो हिरण्यगर्भ वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो ऐसा होता है कि अक्सर हम पुराने जब पेपर करते हैं, जो कि हम सीरीज़ चालू किए हुए हैं पुराने पेपरों को डिस्कस करने वाला, तो आप इसको पूरे जब पेपर देख लेंगे डिस्कशन को, तो लगभग-लगभग आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन आपको सीधे मिल भी सकते हैं, और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन्स आपको आपके पेपर में ऐसे दिख जाएँगे कि आपने क्वेश्चन पुराने पेपर को देखा, वीडियो को सुना और क्वेश्चन्स को आपने याद किया, तो आपके इनडायरेक्टली रूप से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन्स आपके सही हो सकते हैं, जो कि एक बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है। और हम ये देखते भी हैं कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है या जिन क्वेश्चन पेपरों में 50 क्वेश्चन्स आते हैं, सिविल में लगभग 100 क्वेश्चन्स आते हैं, तो एवरेज कट ऑफ जो है लगभग 40 से ऊपर अगर आपका सही हो रहे हैं 50 क्वेश्चन में से, तो संभावना आपकी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन पेपर मतलब उस एग्ज़ाम को निकालने की। इसी प्रकार से सिविल में लगभग 80 के आस-पास अगर आपका स्कोर जा रहा है, तो आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई होने की संभावना 100% हो जाती है। तो आप इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें। थैंक यू।